आप सभी को प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज 70वीं बीपीएससी के प्रश्न को लेकर जो मेंस में पूछे गए हैं उसको व्याख्यायित करना चाहूँगा। हालांकि हर विद्वान शिक्षक अपने अपने विषयों को लेकर आएंगे और आपको इस प्लेटफॉर्म पर व्याख्यायित कराएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न के लेवल थे और उन प्रश्नों का उत्तर किस रूप में लिखा जा सकता है बेहतर ढंग से, ताकि आपको अच्छी से अच्छी मार्क्स आ सके। क्या प्रश्न का लेवल क्या कठिन था या बहुत आसान थे या फिर मध्यम था, इन सब की चर्चा हम करेंगे। और प्रश्न की उत्तर लेखन शैली में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। चलिए मैं इस चीज़ की चर्चा करता हूँ और आपको हम चर्चा कराते हुए देखते होंगे कि इस पर लिखा हुआ है राइट आंसर एंड क्वेश्चन टू फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का लघु उत्तर दीजिए। लघु उत्तर का मतलब है शॉर्ट प्रश्न। हालांकि पहले बीपीएससी में 36 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन अब इन्होंने परिवर्तन किया है। तो अब यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि फॉलोइंग द क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का लघु उत्तर दीजिए। एक्सप्लेन हाउ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को प्रोडक्टिविटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एंड फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि आपका खाद्य संरक्षण के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से सहायक है। हमेशा ऐसे प्रश्न जब 6 नंबर के प्रश्न आए तो एक चार्ट जरूर बना के दिखाइएगा। एक जो है चार्ट जरूर बनाइएगा। मान लीजिए कि यहीं पर एक चार्ट बनाइए और इसमें देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है किस प्रकार से जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी कृषि की उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद करते हैं। तो पहले जानना है प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी के बीच अंतर होता है। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में अंतर होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कुल उत्पादन और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रति हेक्टर या इकाई यूनिट में उत्पादित कुल जो ग्रेन की मात्रा होती है उससे संबंधित है। यानी कि प्रोडक्टिविटी इसकी क्वालिटी को बुलाता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है माने कितनी मात्रा में प्रति हेक्टर या प्रति कट्ठा या प्रति बीघा जो उपज होता है उसी को प्रोडक्टिविटी कहता है। तो जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जनसंख्या का दबाव कृषि पर जो है काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, यानी कि भूमि का विस्तार उस रूप से नहीं हो रहा है जिस अनुरूप से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो अब यह जरूरी है कि हम बहुत कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादकता को बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, या साधारण शब्दों में कहे तो प्रति हेक्टर उपज कितनी वृद्धि हो सके उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, उसमें बढ़ाने में साइंस टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक जो हमारा मान लिया कि एक कारण हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कारण होंगे। पहला है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में किस प्रकार प्रयोग होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस रूप में हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत व्यापक रूप से यूज हो सकता है, जैसे नैनो इरिगेशन के रूप में हो सकता है और नैनो फर्टिलाइजेशन के रूप में एग्रीकल्चर में हो सकता है। नैनो स्केल पर एग्रीकल्चर भी किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत व्यापक रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी में किस किस रूप में हो सकता है, तो इरिगेशन में हो सकता है, इरिगेशन के रूप में हो सकता है, यानी कि सिंचाई के रूप में हो सकता है, सिंचाई के रूप में हो सकता है,
उसके बाद में आपका हो सकता है फर्टिलाइजेशन के रूप में हो सकता है, नैनो यूरिया का यूज किया जाता होगा, नैनो यूरिया का यूज होता है, नैनो यूरिया का यूज होता है। ये इस टाइप से अगर अगर उथल लेखन किया जाए तो आपका बेहतर मार सकते हैं। उसके बाद में होगा बायोटेक्नोलॉजी के रूप में। बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो बायोटेक्नोलॉजी के रूप में क्या किया जा सकता है कि कृषि में गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। अगर फ्रूट्स का प्रोडक्शन या उसके साइज को बढ़ाया जा सकता है, उसके आकार को बढ़ाया जा सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, या कीटाणु रहित बनाया जा सकता है। आप चाइना को देखते होंगे कि वह काफ़ी बड़े बड़े साइज में फ्रूट्स का उत्पादन कर रहे हैं, उनका साइज बड़ा हो गया है, या काफ़ी मात्रा में प्रोडक्टिविटी उन्होंने सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में प्रयोग किया है कि नहीं। तो ये सारी किसी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सकता है। आपका जो है तीसरा है कि इस टेक्नोलॉजी के रूप में आपको नैनो इरिगेशन का प्रयोग किया जा सकता है, इरिगेशन का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा हमें इस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें उन्नत किस्म के सीड का, जो जेनेटिक मोडिफाइड सीड्स का जेनेटिक मोडिफाइड सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है, जैसे कि आप देखते होंगे सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है। सैटेलाइट में किस मौसम में किस प्रकार का तुषारपात होगा, या मौसम संबंधी, या उस वर्ष बाढ़ रहेगा या सुखाड़ रहेगा, या मौसम पूर्व जानकारी अगर मिल जाए तो बहुत सारे फसल की जो है बर्बाद होने से बच सकता है कि नहीं। तो इस कारण से भी साइंस टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, और फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। चौथी पांचवी नंबर बात हो सकता है कि हम ये भी कर सकते हैं कि जो प्रिजर्वेशन है, फूड का प्रिजर्वेशन है, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के अलावा और भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर फूड का जो लाइफलाइन है उसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उससे फूड कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है। फूड को कंजर्वेटिव करके काफ़ी दिनों तक उसे रखा जा सकता है। उसमें ऐसे जीन जो शरण के लिए जिम्मेदार हो, रोस्टेड पैदा करते हैं, उन जीनों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हटाकर जीन थेरेपी करके, और हम उसे कीटाणु रहित, शरण रहित बनाकर एक उत्तम किस्म के बीज का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप लिख के आते, अब है कि खाद्य संरक्षण के रूप में क्या करना पड़े। उत्पादकता के बारे में तो मैंने चर्चा कर दी। खाद्य संरक्षण के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार मदद करेगा, तो खाद्य संरक्षण के रूप में, यानी कि मैंने अभी तुरंत ही बताया है कि जेनेटिक रूप से जो जिम्मेवार होता है उसके शरण के लिए, उन जीन को अगर हम जीन थेरेपी के माध्यम से अगर उसे हम बाहर कर दे तो हमें वो शरण पैदा करने वाले जीन ही नहीं रहेंगे और अनाज का शरण रुक जाएगा। दूसरी नंबर बात है कि चूहे होते हैं या बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं, जो लगभग 25% से लेकर बहुत कीट पतंग या बहुत सारे जो है हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर कीट पतंग, ये सारी के सारे फसल को नष्ट कर देते हैं। कवक भी होते हैं उसके लिए जिम्मेवार।
तो इनसे बचने के लिए जो जर्मिसाइड्स होते हैं उसका हम यूज करके हमके फसल को जो है आप जो है बचा सकते हैं, उसको बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम प्रयोग करके, जैसे कि दूध हो गया, दूध भी एक कृषि से रिलेटेड ही प्रोडक्ट है, तो मान लिया कि उसको पास्चुराइजेशन करके हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं कि नहीं, एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं, उससे कि किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारे चीज़ों को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, और उसमें साइंस टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस प्रकार से अगर डायग्राम के माध्यम से लिख के आते तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतर मार्क्स आते। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी का था 6 नंबर का एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए साइबर क्राइम एंड व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइबर क्राइम, एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी हेल्पिंग एंड मिनिमाइज सच ए क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है कि किसी के एक साधारण सी भाषा में होता है कि किसी के सिस्टम में दूसरे के सिस्टम का इंक्रोचमेंट जो बिना अनुमति के जो प्रवेश करता है, तो ऐसे चीज़ों को हम साइबर क्राइम कहते हैं। एक ये तो हो गया एक्चुअली आपका कंप्यूटर की भाषा में, यानी कि एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में बिना उसके अनुमति दिए हुए उनके प्रोग्राम में इंटरफेयर करना, यह साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम का तात्पर्य यह भी होता है कि मान लिया जाए कि आप लोग बहुत प्रकार के साइबर क्राइम देखते होंगे, यहाँ पूछा भी है कि साइबर क्राइम के प्रकार बताइए, तो इसमें साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हैचिंग हो सकता है, हैचिंग भी एक साइबर का क्राइम है, HATCHING, हैचिंग होता है। फिशिंग होता है, PHSHI होता है, फिशिंग नहीं होता है, पढ़ा जाता है फिशिंग ही, लेकिन PHISHING फिशिंग होता है। हैकिंग होता है, ये आपके हैकिंग तो हमने लिख ही दिए थे, हैकिंग होता है। बहुत सारे हैं इसके प्रकार के। उसके मालवेयर होते हैं, फिशिंग हो गया, मालवेयर हो गया, आपका बहुत सारे होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं, फिशिंग क्या होता है कि दूसरे के जो इंफॉर्मेशन को जो है वह अपने माने गुपचुप रूप से उसको जो है आप इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेना। तो जैसी आज जो युग है वह तो इंफॉर्मेशन पर ही बेस्ड है, पूरी टेक्नोलॉजी है, और कोई भी काम या कार्य संपादित होता है और उनके इंफॉर्मेशन को ही आप जान लीजिएगा, तो यह काफी बड़ी सेंधमारी मानी जाएगी। इसी चीज को साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा गया है। अब कहता है कि इस अपराधों को कम करने में क्या मदद कर रही है, तो भारत सरकार ने बहुत सारे IT 2000 नियम बनाया है, एक आपराधिक कानून के अंतर्गत रखा गया है कि भाई इसमें आपराधिक कानून के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर किसी प्रकार के अगर साइबर क्राइम का अपराध में पाए जाएंगे तो भारत सरकार के IT अधिनियम 2000 के अंतर्गत कानून का प्रावधान भी किया है। तो एक दो, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक दो उदाहरण भी आप दे देते तो आपको बेहतर मार्क्स आ सकते थे। अब आपको लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी अगर बेहतर समझ है तो इस प्रश्न का उत्तर हम आराम से लिख के आते हैं। एक क्वेश्चन है कि ध्यान से देखिएगा, बड़ा सब देखिए, लेकिन क्वेश्चन का एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि सारे प्रश्न व्यवहारिक सवाल है। We need a science and technology to every sphere of the life, being a form to treatment and discuss such as a cancer, book a train and a ticket justify the statement। हमें कैंसर जैसी बीमारियों से इलाज से लेकर ट्रेन या हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र तक विज्ञान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।
एक हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां बता रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मतलब यह होता है कि सिर्फ साइंस की बातें नहीं कर रहा है, जनरल साइंस की बात नहीं कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कहता है कि आप बताइए कि किस प्रकार यह ट्रेन हवाई टिकट से लेकर और किस प्रकार से कैंसर की इलाज तक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो इस देखिए, सिर्फ आप प्रश्न का उत्तर लिखने जाते हैं तो आपको बेहतर मार्क्स नहीं आएंगे। एक हमेशा देखिए कि कैंसर जैसी बीमारियां, तो पहले तो एक लाइन में यह डिफाइन करना होगा कि हो कैंसर ही क्या होता है। तो ज्यादा नहीं डिफाइन, इसको एक्सप्लेन नहीं करना था। कैंसर होता है कि द अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना ही कैंसर कहलाता है। अब कैंसर की हमने थोड़ा सा परिभाषा दे दिया। अब कहता है कि कैंसर की इलाज के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको यहां भी बता दे कि कहा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के विकास जो है उसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो उसमें जो उसका प्रयोग होगा वह सिर्फ एग्रीकल्चर के रूप में या अन्य किसी क्षेत्र में या जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना ही नहीं, वह मेडिकल क्षेत्र में भी उसका प्रयोग होगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो होगा कि मेडिकल के क्षेत्र में, यानी कि आपको मेडिसिन के क्षेत्र में यह होगा कि नैनो टैबलेट्स बनाए जाएंगे, नैनो स्केल पर बिना बीमारियों को इलाज करने के लिए नैनो ट्यूब्स सेल्स बनाए जाएंगे, जो जिम्मेवार होगा कि विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्टिकुलर डिजीजेस, उस सेल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उस नैनो ट्यूब टैबलेट से या मेडिसिन से। यानी कि इस स्तर पर हो जाएंगे, यानी कि इसलिए कहता है कि अब कैंसर का भी इलाज संभव हो जाएगा। यानी कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी पर, इन प्रौद्योगिकी का मेडिकल साइंस में अगर बेहतर ढंग से अगर प्रयोग किया जाए, और हालांकि इसमें लगातार विकास हो ही रहा है। और आज देखते होंगे कि हम घर बैठे बैठे ट्रेन का टिकट कर लेते हैं, फ्लाइट का टिकट कर लेते हैं, उस सबके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। एक एप्स के थ्रू में हम कहीं से कहीं का टिकट बुक कर लेते हैं, कहीं और उसकी स्थिति भी जान लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत व्यापक और व्यवहारिक रूप से प्रयोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन स्तर पर हो रहा है। इस स्टेटमेंट का यही कहना था कि हम सिर्फ आधुनिक सुविधा से लेकर और माने एक सामान्य सी जरूरत से लेकर और कठिन से कठिन कैंसर जैसी बीमारियों तक इलाज करने में, यानी कि सामान्य स्थिति से लेकर कठिन स्थितियों तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, या उसकी प्रामाणिकता और उसके सिग्निफिकेंस को बताता है। Describe the how to technology of DNA in the fingerprinting helps in area a forensic science। एक एक शब्द का हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहां मुझे पूछा है फोरेंसिक साइंस के ऊपर, फोरेंसिक साइंस जहां कीवर्ड है उसको बिल्कुल ही मैं हाईलाइटेड कर दिया हूं। तो कीवर्ड का मतलब है कि फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग कैसे फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा है, इसकी चर्चा करें। तो फोरेंसिक साइंस के रूप में किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। पहली नंबर बात कि फोरेंसिक साइंस का यूज ही कहा जाता है। तो फोरेंसिक साइंस का हमेशा प्रयोग होता है किसी अनजाने व्यक्ति की पहचान करने के लिए, और वह अनजाना व्यक्ति कौन हो सकता है, अपराधी हो सकता है, कल्प्रिट हो सकता है, बलात्कारी हो सकता है, चोर हो सकता है, यानी कि वह हो सकता है कि मर्डर हो सकता है, यानी कि वह किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त रहता हो और वह जघन्य अपराध किया हो, ऐसे लोगों को इस फॉरेंसिक विज्ञान में या फोरेंसिक विज्ञान के लैब्स में उनकी जांच की जाती है। और वह लैब में किस चीज की जांच की जाती है, उस डीएनए की जांच की जाती है। और डीएनए किससे प्राप्त किया जाता है, सेल से प्राप्त किया जाता है।
और सेल में पार्टिकुलर आप देखे होंगे कि मैंने पढ़ा भी हो साइंस में, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में दो चीज पाया जाता है, एक डीएनए और एक आरएनए पाया जाता है। और डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक्स फीचर्स, और जेनेटिक्स फीचर्स जो आपको ये पाए जाते हैं, ये जेनेटिक फीचर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके अंदर हर एक्टिविटीज। जैसे ब्लड का सैंपल से पता चल जाएगा डीएनए, आपके यूरिन से पता चल जाएगा डीएनए सैंपल, आपकी स्किन जो झरा है वह स्किन से पता चल जाएगा डीएनए सैंपल, आपके ब्लड से पता चल जाएगा कि डीएनए का सैंपल, आपके बाल से पता चल जाएगा डीएनए का सैंपल, आपके हर प्रकार की एक्टिविटी से पता चल सकता है डीएनए का सैंपल। जो शरीर के किसी अंग से आपके बाहर निकला है उसके आधार पर डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए किसी भी बलात्कारी का या किसी प्रकार का रेप या मर्डर करने वाले जघन्य अपराधी को इसी डीएनए के आधार पर फॉरेंसिक लैब में जांच किया जाता है कि विच इज और आर इज कल्प्रिट which is responsible for heinous crime। तो ये सब की जांच फॉरेंसिक लैब में ही किए जाते हैं। अब आपको पूरा क्लियर हो गया है कि हमें प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखने चाहिए। अब आते हैं, बहुत सारे लोग काफी इसमें आप लोगों को लगा होगा कि क्वेश्चन बहुत व्यवहारिक थे, इसे बेहतर ढंग से लिखा जा सकता था। अब है कि व्हाट इज द स्टेम एजुकेशन, यानी कि अब बहुत लोग ये सोचे होंगे कि स्टेम सेल तो पढ़े थे, यानी कि स्टेम कोशिका के बारे में तो पढ़ा था, ये स्टेम एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहा है। एक्चुअली स्टेम सेल होता क्या है, तो डिस्क्राइब द हाउ टू यूजफुल इन द प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन वह जिसकी हमें शंका है स्टेम सेल के बारे में, वह सेल नहीं, यह स्टेम एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहा है। In a different region of the Bihar and prepare the student the future framework। यानी स्टेम शिक्षा क्या है, उल्लेख करें कि बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के भविष्य के कार्यबल को तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में यह किस प्रकार उपयोगी है। तो पहले तो मुझे यह जानना चाहिए कि स्टेम का मतलब क्या होता है, तभी इस प्रश्न का उत्तर हम लिख पाते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टेम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहां से आया स्टेम। स्टेम का मतलब हमने एक कीवर्ड में देखेंगे, एस फॉर होता है साइंस, टी फॉर होता है टेक्नोलॉजी, ई फॉर होता है इंजीनियरिंग, एम फॉर होता है मैथमेटिक्स। यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस शिक्षा से संबंधित है स्टेम शिक्षा। और इसकी शुरुआत हुई थी 2001 के करीब में, यानी कि यह बहुत काफी पुरानी है, लेकिन इसको बीपीएससी ने अभी पूछा है। इसका मतलब है कि बिहार में इस क्षेत्र में क्या प्रगति है, उसके प्रगति के बारे में। तो एक तो पहले बेसिक चीज स्टेम शिक्षा क्या है वो बताना था कि इससे संबंधित है। मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह शिक्षा शुरू की गई थी और हर स्टेट ने अलग अलग अपने इस स्टेम शिक्षा को अपनाया और इसे अपनाने के बाद अपने अपने राज्यों में इसे जो है कार्यान्वित करने का प्रयास किया, यानी कि इंप्लीमेंटेशन के तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में लागू किया। इस स्टेम एजुकेशन को पहली बार लागू अपने राज्य में करवाया वह था मध्य प्रदेश। लेकिन यह संदर्भ पूछ रहा है बिहार के संदर्भ में, तो आपको जानना चाहिए कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स किसी भी समाज या शिक्षा का बहुत आधारभूत संरचना होता है, जिस पर इसी को पढ़कर जो है मानव विकास के लिए एक महती राष्ट्र निर्माता के रूप में पैदा करने वाले इंजीनियर को पैदा कर सकते हैं, डॉक्टर्स को पैदा कर सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर को पैदा किया जा सकता है। मैथमेटिक्स
करके एक अच्छे सांख्यिकी को पैदा किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्नत किस्म के प्रौद्योगिक को हम पैदा कर सकते हैं और ये सभी के सभी राष्ट्र निर्माता के लिए एसेट्स के रूप में काम करते हैं। और सच तो है कि ऐसी शिक्षाएं ही समाज को एक उन्नति की ओर ले जाते हैं और यही कहना था, गांधी जी भी कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा मानव कल्याण के लिए हो। ऐसी शिक्षा का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है जो सिर्फ नैतिकता और आदर्शवादी हो। ऐसी शिक्षा जो जिससे कि समाज कल्याण और मनुष्य के स्वयं विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, ऐसी शिक्षा ही दी जानी चाहिए। और बिहार के संदर्भ में आपको ये भी ज्ञातव्य कराते चलो कि बिहार में यह शिक्षा और भी इसकी महत्ता और भी काफी ज्यादा है कि बिहारी स्टूडेंट जो होते हैं और खासकर युवा वर्ग जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में काफी अच्छे होते हैं, उनकी साइंस भी अच्छी होती है। इसी कारण है कि जितने भी आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो दाखिला के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसे एग्जामिनेशनों में बिहार का अपना काफी बोलबाला होता है। तो उसी संदर्भ में यह भी पूछा गया है कि यह शिक्षा जो है, स्टेम शिक्षा जो है, इस कारण से जो गरीब और निर्धन वर्ग के जो छात्र हैं उससे प्रोत्साहन जो है सरकार देती भी है ताकि वह ऐसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का वह जो है सही रूप में अपने प्रतिभा का सही सदुपयोग कर पाएगा और वह छात्र एक एसेट्स के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे इस शिक्षा का महत्व भी है। तो एसटीएम सेल का एक अपना महत्व है और बिहार के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता भी काफी बढ़ जाती है। तो उसकी बहुत ज्यादा उसकी समीक्षा करनी नहीं थी। अगर इतना अभी भी आप बता के आते 6 नंबर में तो काफी आपके नंबर कटते नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में कितना भी आप लिख के आइएगा तो एवरेज मार्किंग होती है, लेकिन जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को इस ड्राफ्ट के माध्यम से या फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर पाई चार्ट के माध्यम से जब आप अपने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपके बेहतर मार्क्स आने की संभावना रहती है और आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता बेहद जो आपकी लेखन शैली है उसको प्रभावित भी करता है। यानी कि आप अनावश्यक शब्दों को कहने से बचते भी है। खैर चलिए, इन सारी बातों को तो चर्चा हो ही गई और आगे हम इस चीज की भी चर्चा करते हैं। बहुत व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे प्रश्न जो आपको लगेगा कि ये तो मेरा सुना हुआ है, मैंने समझा है, बूझा है और आपने महसूस भी किया होगा। आए दिन मैगजीन पेपर्स में आप घट रही घटनाओं, समसामयिक घटनाओं से आप रूबरू होते हैं और उस घटनाओं और परिघटनाओं का कितनी आप गहराई से आपने मनन किया है, मंथन किया है, उन सारी का आपके विषय के रूप में भी पूछा गया है कि साइंस टेक्नोलॉजी, रियल में साइंस टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक क्या प्रयोग है। इस माध्यम में, इस परीक्षा के माध्यम से आपका टेस्ट भी हो रहा है। Explain how to drone technology in India to helping extensively and various areas of the national security. Justifying the suitable example. बहुत अच्छा। मैंने देखिए आज बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर एक्सटर्नल सिक्योरिटी तक काफी थ्रेट मिल रहे हैं भारत को, चाहे वह टेररिज्म का मामला ही क्यों नहीं हो। तो एक बहुत अच्छी मुद्दा उभर के आती है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी, ये दोनों प्रकार के थ्रेट हमारे, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो या अन्य किसी स्टेट में ऐसी मामला उभर के आती है या फिर हमें किसी प्रकार की एक्सटर्नल थ्रेट से बचना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि डिफेंस में बहुत सारे ये काफी खर्चीला चीजें होती है डिफेंस में, जिसमें मिसाइल, बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं, अपग्रेडेशन करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पास में
अगर कोई विमान है तो उसके समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने पड़ते हैं, रडार सिस्टम होता है उससे अपग्रेड करना पड़ता है। इस प्रकार से काफी एक्सपेंसिव यह पूरा डिफेंस सिस्टम होता है और काफी यह एक्सपेंसिव के साथ साथ इनके मेंटेनेंस पर भी काफी खर्चीला होता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हालांकि इसके एग्जामिनर के पूछने के पीछे यही सबसे अच्छा महत्वपूर्ण बातें रही है कि बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े मिसाइल से मिसाइल की तुलना में ड्रोन टेक्नोलॉजी भारतीय सुरक्षा के लिए या डिफेंस के लिए इतना प्रासंगिक क्यों है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो हाल में ही आपको कुछ उदाहरणों से, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जब तक आप वार टेस्टेड नहीं होते हैं, किसी पैनलिस्ट में बैठकर या मुझे कमेंट कर देना या किसी प्रकार के कमेंट कर देना यह प्रासंगिक नहीं होता है। जब तक केस स्टडी नहीं हम उसका करते हैं तब तक हम उस पर हम किसी प्रकार का मंतव्य बना नहीं सकते हैं, और मंतव्य अगर बनाते हैं तो मतगणंत बातें करते हैं। तो मैं कुछ प्रमाण देना चाहता हूं कि हाल में ही अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ, उसमें ड्रोन की बहुत बड़ी भूमिका रही कि अंत तक अजरबैजान को लास्ट में हार का सामना करना पड़ा और उसके लिए ड्रोन जिम्मेवार था। एक चीज और मैं बता देता हूं कि हाल में ही आप यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी देखिएगा कि कुछ बहुत सारे ऐसे ड्रोन जो थे वो ड्रोन के कारण रशिया के बड़े बड़े मिसाइलों को उन्होंने बिल्कुल ही माने जो या तो मिसगाइडेड कर दिए या फिर वो अपने माने उससे वह डिस्ट्रॉय करने में सफल रहे। और मान लिया जाए कि मिसाइल काफ़ी महंगे होते हैं, उनको चलाने की सिस्टम बहुत खर्चीला होता है, और ड्रोन के लिए ऐसा कोई बहुत खर्चीला नहीं होता, उसकी तुलना में बहुत नेग्लिजिबल खर्च होते हैं। और एक ही माने हम कहते हैं कि एक फाइटर प्लेन हो सकता है तो 100 सैकड़ों की संख्या में ड्रोन को माने वो कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि एक फाइटर प्लेन और 100 ड्रोन लेकर चले तो 25 फाइटर प्लेन को वह डिस्टर्ब कर सकता है। मानी कहने का मतलब है कि 25 फाइटर प्लेन जिसका काफी कॉस्ट है और उस पर जान माल की भी क्षति है, तो इस कारण से ये समझिए कि ड्रोन जो है आने वाले युद्धों के लिए यह किफायती भी है और आपके लिए भरोसेमंद भी साबित हो सकती है। यानी कि जिनका ड्रोन सिस्टम अच्छा होगा, जिस देश के पास जिसकी ड्रोन की जो है आपका बिल्कुल जो कैपेसिटी अच्छी होगी, जो इस मामले में महारत हासिल किए रहेंगे, आगे भविष्य की लड़ाई में वह जो है वह लीड ले सकता है। उसी संदर्भ में वो बात कर रहा है कि देखिए कि बिना केस स्टडी के जब आप बड़ी बड़ी बातें कहने लगेंगे, 2 केस स्टडी मैंने बताया 2 जगहों पर, तो वह केस स्टडी बताएंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरी नंबर बात, कुछ उदाहरण भी देना है। क्या भारत इसमें बहुत पीछे है या बहुत माने क्या इस मामले में हमें पड़ोसी राष्ट्रों से थ्रेट है क्या? तो आपको बता दूं कि तुर्की जो इस ड्रोन मामले में थोड़ा सा आगे है, और आप जानते हैं कि तुर्की रसिया का एक ये पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है। तो अगर वह अपने ड्रोन सिस्टम को अगर वह पाकिस्तान को दे दिया तो हम पर वह ड्रोन सिस्टम के माध्यम से वह हावी हो सकता है। इसमें चाइना भी हमसे कुछ आगे है। क्या हमने कुछ नहीं बनाया है ड्रोन के मामले में? तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने रोस्तम को बनाया है, भारत को बनाया है, ऐसे 2-4 ड्रोन और भी हैं जिसको हमने ड्रोन सिस्टम में, अगर बहुत नहीं 2-3 उदाहरण भी दे देते हैं तो काफी है। और ड्रोन के सिस्टम में हम जो पेट्रियाट तो खैर मिसाइल है, एक ड्रोन के लिए मैंने रसिया ये यूएसए से मैंने उस पर अभी निगोशिएशन चल ही रहा है, पता नहीं निगोशिएशन किसने स्तर पर पहुंचा है। या अगर उससे वो निगोशिएशन हो जाता है तो वर्ल्ड का द बेस्ट ड्रोन है। खैर ये सब चीजें तो बाहर की बात है, उतना हमको करना नहीं था। तो बोला था ना कि कुछ उदाहरणों द्वारा इसकी पुष्टि करें, हमने पुष्टि करा दिया। तो इस तरह के जब तक आप
कुछ उदाहरणों द्वारा और व्यवहारिकता के स्तर पर जब तक उसकी पुष्टि नहीं करते हैं तब तक आपके बेहतर मार्क्स मेंस में आते नहीं हैं। ये सामान्य सी समझ आपकी तब बनेगी जब आप समसामयिक विषयों पर घटने वाली घटनाओं के लिए आप पेपर, मैगजीन्स, खासकर जो पेपर आते हैं वो पेपर का गहन अध्ययन विश्लेषण के स्तर पर करेंगे और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर आधारित उन तथ्यों को ध्यान में रखकर जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के माध्यम से उस विषय वस्तु को रख सकते हैं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि आप अब देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया है। हालांकि ये 36 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा काफी अच्छे लेवल पर लिखना होगा, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। 6 नंबर में तो 6 में 6 लाने की कैपेसिटी कैसे होगी, मिनिमम 5 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, उसके कुछ मैंने हमने क्रक्स बताए कि अब कैसे मार्क्स आप ला सकते थे। लेकिन 36 नंबर के मार्क्स पर आपको निर्भर करता है कि आपकी लेखन क्षमता किस प्रकार की है। आप बातें कम बनाइए और टू द पॉइंट और अपनी बातों को बहुत सार्वधिक रख से किस ढंग से आप सिंपल वे से एक सशक्त शैली में रख पाते हैं वह मायने रखता है। अब देखता है कि अब हम इसकी चर्चा कराते हैं और चर्चा ये है कि डिस्कस द हाउ द सिग्निफिकेंस माइलस्टोन्स लाइक ए चंद्रयान एंड मंगलयान हैव enhance the significance of India space program globally, also the mention how these space missions are helpful for the sectors like agriculture, disaster management and urban planning. ऊपर की चीजें लाइन पढ़ के तो आपकी बाँचें खिल गई होगी कि ठीक है मैं चंद्रयान को जानता हूं, चंद्रयान 2 को जानते हैं, चंद्रयान 3 को जानते हैं, मंगलयान को भी समझते हैं, लेकिन किस प्रकार वह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में और अर्बन प्लानिंग के रूप में किस प्रकार से वह प्रभावित करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा कठिनाई में डाल सकता है, लेकिन अगर गहन अध्ययन करेंगे तो इन समस्याओं का भी समाधान इस परीक्षा के अंतर्गत आपको हो जाती है। अब सवाल उत्पन्न है कि चर्चा करें कि चंद्रयान और मंगलयान महत्वपूर्ण मील के पत्थर विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया है। पहली नंबर बात है कि चंद्रयान फर्स्ट जो 2008 में सफल हमने कर लिया था और 2008 में हमने विश्व स्तर पर अपनी पहचान लाई कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले हम जो हैं एशियाई देशों में माने तो हम चाइना के बाद दूसरे थे और विश्व स्तर पर मुझे अगर इसकी बातें की जाए तो हम अंडर 5 कंट्रीज में आ गए थे। तो ये साधारण उपलब्धि नहीं थी, यह चौथे देश पर थे। कहने का मतलब यह हो गया कि चंद्रयान मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा, पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा, ये साधारण बातें नहीं थी। हालांकि चंद्रयान फर्स्ट में ही हमने ये एक्सपेक्टेशन कर लिया था। देखिए बड़ा ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान फर्स्ट से ही यह नीचे वाली चीजें कोरिलेशन है। चंद्रयान फर्स्ट में हमने ये पता लगाया कि कहीं ना कहीं वहां पर जो है ये पता लगाने में हम सक्सेसफुल रहे कि यहाँ पर बर्फ की कुछ जो है साक्ष्य मिलना शुरू हो गए, यानी कि बर्फ है तो पानी होगा, यानी कि कभी न कभी चंद्रमा पर वाटर का एग्जिस्टेंस रहा होगा। और वाटर है तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इट इज द कंपोजिशन ऑफ यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट मीन्स हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी हम कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम उसे ऑक्सीजन भी पैदा कर सकते हैं, पृथ्वी से ले जाने की जरूरत नहीं। क्या आपको ये आपको उत्साहित नहीं कर रहा है कि अगर ऑक्सीजन मिल गए, जल मिल गए और हाइड्रोजन हो तो उसमें हम स्वाभाविक रूप से CO2 तो ऑलरेडी है वहां पर, तो क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराकर क्या ऑक्सीजन को नेचुरली पैदा नहीं किया जा सकता है क्या?
ये इमेजिनेशन जरूर दिख रहा है, लेकिन भविष्य में ये गर्त में छुपा हुआ है कि एक चंद्रयान मिशन ने इतनी संभावनाएं को जन्म कर दे दिया होगा, यह आपको उद्वेलित नहीं करता है क्या? खैर, यह 36 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए मुझे इस पर बेहतर रूप से और भयंकर ढंग से चर्चा और परिचय करना है। असीम संभावनाओं को भी तलाशना है कि किस प्रकार बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन आपको टटोल रहा है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, कि आपकी गहन चिंतन मनन की शैली किस स्तर तक जाकर आपको से विवेचना कराने के लिए विवश कराती है। आप जितने अच्छे ढंग से विश्लेषण करेंगे, आप एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए उतने नजदीक ही जाएंगे। खैर, अब जो है पहली नंबर बात तो ये हो गई कि अंतरिक्ष मिशन में अब सवाल उत्पन्न यह होता है कि चंद्रयान फर्स्ट के बारे में हम इसके सिग्निफिकेंस को बता दिए, और भारत का विश्व में बहुत बड़ी यह जो है उपलब्धि मानी गई, और बाद में कई प्रकार के यूएसए ने भी इस पर बहुत सारे मिशन को भेजे, और इसकी कंटिन्यूटी और खासकर विश्व स्तर में वर्ल्ड फेटर्निटी में चंद्रमा के प्रति और इंटरेस्ट बढ़ गया कि नहीं 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 नहीं, वहां पर तो और भी संभावना है। भारत के खोज के बाद में तो और लोगों की जिज्ञासा भरी, इवन कि अरबियन कंट्रियों ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। खैर, अब सवाल उत्पन्न है कि चंद्रयान सेकंड जो है 2019 में मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2019 का उस 19 में जाकर हमारा जो है एक जो था आपका प्रज्ञान जो था, और एक जो है आपका रोवर जो था, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। जो है वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, वह कुछ जगह से वह एक्चुअली वह नीचे क्रैश कर गया। हालांकि कहा जाता है कि वह कुछ हद तक अब रहा, पूर्णतः फेलियर नहीं कर सकते थे। हालांकि हमारे पड़ोसी देश ने काफी इंटरेस्ट लिया कि भैया देखो फेलियर हो गया, फेलियर हो गया। आपको पता ना हो, उनको पता होना चाहिए था कि इसके बावजूद भी जब विकसित देशों के कई चंद्रयान मिशन फेल हो गए थे, हमारे फर्स्ट सक्सेसफुल रहा और सेकंड लगभग हम उसको फेल नहीं कह सकते, उसको 90% सक्सेसफुल कहा जाता था, 10% जिसके कारण वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। यह हमारे लिए बहुत ये रहा था, लेकिन उससे बहुत बड़ी सीख मिली। और तीसरे चंद्रयान मिशन में जो 2030 में हमने भेजा, 2023 में, उसमें यह पूर्णतः सफल हम कहेंगे, जिसमें हमारा रोवर भी उतर पाया और प्रज्ञान भी चल पाया। कहने का मतलब यह है कि यह सभी के सभी हम सॉफ्ट लैंडिंग भी करा सके, और सबसे बड़ी चीज है कि हमने साउथ पोल पर लैंडिंग कराया, जो साउथ पोल हमेशा अंधेरे में रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ पोल पर अभी तक किसी भी देश ने लैंडिंग तो छोड़ दीजिए, सॉफ्ट लैंडिंग की तो बात छोड़ दीजिए, आज तक किसी ने अपना मिशन तक नहीं भेजा था, या मिशन भेजा था तो वह अनसक्सेसफुल था। यानी कि वर्ल्ड का पहला कंट्री भारत बन गया। यह हमारे गौरवान्वित होने का विषय था, और इसके लिए इसरो को कोटि कोटि धन्यवाद देने का, और हर भारतीय गौरवान्वित महसूस किया। वह उनके गर्व का विषय था, और गर्व क्यों ना हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर पूरा राष्ट्र एक होकर विज्ञान की इस उपलब्धि पर चमत्कृत होकर अगर आश्चर्यजनक रूप से विस्मय कर रहा हो, तो फिर इस विस्मय था, लेकिन यह सुखद विस्मय था। यह हमारे भारत की जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था उसने लंबी उड़ान दी। आज देखते होंगे उसके बाद भारत सैटेलाइट की दुनिया में 104 सैटेलाइट को एक साथ भेजने में सक्सेसफुल रहा। इसकी स्वीकृति भी बढ़ी। इतना ही नहीं,
जितना भी थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं उनके सैटेलाइट का लॉन्च भारतीय सैटेलाइट से ही किए जाने लगे, यानी कि उपग्रह सिस्टम से किए जाने लगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसरो की अपनी आमदनी भी बढ़ी और विश्व स्तर पर स्वीकृति भी बढ़ी, और इसके लिए एक अलग से भारत इसरो को अपना एक कॉमर्शियल जो है विंग्स का स्थापना करना पड़ा। इतनी ज्यादा डिमांड आ गई यह विदेशों से या थर्ड वर्ल्ड के कंट्रियों को, क्योंकि हम सबसे सस्ता में उनके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना शुरू कर दिए थे। क्योंकि आज के डेट में कोई भी कंट्री बिना कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रह ही नहीं सकता। कम से कम डिफेंस नहीं हो तो कम से कम कम्युनिकेशन सैटेलाइट या मौसम संबंधी उपग्रह सैटेलाइट उन्हें जरूरी था, और भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट उभर कर उभरा। और उसके लिए जो है भारत एक सस्ता और सर्वसुलभ उपलब्ध कराने वाला, सर्वसम्मत और सर्वसुलभ और सर्व हम कहे कि यह बहुत सुगम और सर्व सस्ती थी। इतने इसलिए भारत को इंट्रेक्स जैसे संस्था को स्थापित करना पड़ा, जो वह सिर्फ कॉमर्शियल चीजों को देखभाल करती थी। यानी कि भारत का न सिर्फ इसरो की आमदनी बढ़ेगी, यानी कि वैदेशिक मुद्रा का आगमन होगा, भारत की स्वीकृति विश्व स्तर पर स्वीकृति भी बढ़ेगी। क्योंकि जिस देश का विज्ञान और तकनीकी की पहले डंका यूएसए और रशिया का होता था, वह धीरे धीरे या यूरोपियन देशों का होता था, अब उसके स्थान पर भारत लेने लगा है। यह साधारण बातें नहीं है। अब हम कहते हैं कि विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष का महत्व बढ़ाया है, निश्चित रूप से बढ़ाया है, उसी पर मैं चर्चा कर रहा था। और रही मंगलयान का जो कार्यक्रम है, मंगलयान भी देखते होंगे कि मंगलयान प्रोग्राम जो 2013 में, यह प्रोग्राम भारत का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारे वैज्ञानिक जुड़े हुए थे इसरो का। और बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि ये इसरो और डीआरडीओ क्या होता है। तो इसरो के लिए मैं बता दूं कि इसरो हमेशा अंतरिक्ष प्रोग्राम को देखती है, और डीआरडीओ जो है वह डिफेंस जैसे प्रोग्रामों को देखती है, जैसे अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 3 या ब्रह्मोस। इस प्रकार के मिसाइलों का अगर ये विकास करती है तो वह डीआरडीओ करती है, और जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है उसको इसरो करती है। 1969 में इनका गठन किया गया था। और इसरो बताइए कि अपने प्रारंभिक स्थिति जो का एक देखते होंगे, एक रॉकेटरी एक फिल्म भी आई थी, और रॉकेटरी एक वेब सीरीज भी था। आप देखिएगा उसमें किस प्रकार से इसरो के विक्रम साराभाई ने कितना साइकिल पर ले जाकर मिसाइल के कार्यक्रमों को या बहुत सारे प्रोग्राम को ले जाकर वो ले जाते थे, और वो प्रयोगशाला तक जाए कितनी प्रारंभिक स्थिति से गई थी। कहा जाता है कि उसकी तुलना में जो पाकिस्तान का था वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। इसके बावजूद भी आज देखिए पाकिस्तान का अंतरिक्ष प्रोग्राम और भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम जो साइकिल से शुरू किए थे विक्रम साराभाई, अकेले अपने दम पर शुरू किए, और आज इसरो को रसिया और यूएसए के समकक्ष जाकर, नासा के समकक्ष जाकर खड़ा कर दिया है। यह अतिशक्तिपूर्ण बात नहीं है। तो यह गौरवान्वित कराता है भारत का यह अंतरिक्ष प्रोग्राम और उससे संबंधित बातें। यह आपको रोमांचित भी करती है। इस पर मैंने 1-2 वेब सीरीज का नाम बताया, एक फिल्म भी बन चुकी है रोटी। जब भी यह इच्छा करे आप देखिएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को अब सवाल होता है कि ये पार्ट लिखना तो आसान था क्योंकि पूरी खिस्सा कहानी था, हमने लिख दिया। लेकिन इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को देखिएगा कि इसका उल्लेख यह करे कि अंतरिक्ष मिशन
कृषि को किस प्रकार प्रभावित करती है, आपदा प्रबंधन को किस प्रकार प्रभावित करती है, या शहरी नियोजन यानी कि सिटी प्लानिंग को किस प्रकार से यह करेगी। अब आप कहेंगे कि भाई यह अंतरिक्ष प्रोग्राम है, अंतरिक्ष मिशन है, या अंतरिक्ष मिशन कृषि को कैसे प्रभावित कर देगा। भाई आपदा प्रबंधन को किस प्रकार प्रभावित करेगा, यह शहरी नियोजन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो चीजें बहुत आसान है, बता देता हूं किस प्रकार से अंतरिक्ष मिशन ये सभी को प्रभावित करेगा। तो आप अंतरिक्ष मिशन प्रोग्राम में आप देखे होंगे बहुत सारे सैटेलाइट का जो छोड़ा जाता है पीएसएलवी के द्वारा बहुत सारा जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, कार्टोसेट हो गया, ये सारे के सारे जो छोड़े जाते हैं, या इनसेट सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, इनसेट सैटेलाइट, उस सब जो होता है मौसम संबंधी उपग्रह है जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान भेजता है। अब मान लिया जाए कि हम कैसे रेडियो या टेलीविजन पर बैठकर सुन लेते हैं कि इस साल कम बारिश होगी, या मानसून की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, या सुखाड़ की स्थिति रहेगी, या बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, या काफी बारिश होगी, या कैसे जान लेते हैं, या मौसम पूर्वानुमान हम कैसे जान लेते हैं, सब इस सैटेलाइट के माध्यम से जानते हैं। और सैटेलाइट के माध्यम से क्या इसमें बहुत बड़ा पंडित बैठे होते हैं, नहीं। इसका मतलब है कि यह वायु दाब पेटियां जो है, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन किस प्रकार से बन रहा है, एल नीनो आ रहा है, ला नीनो नहीं आएगा, इन सारी चीजें की जानकारी, या फिर बहुत ज्यादा आपका जेट स्ट्रीम जो चलता है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो इन सारी चीजों के कारण आपको यह पता चलेगा कि कब मौसम अच्छा होने वाला है, कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी। इसके आधार पर यानी कि ड्राई सीजन यानी कि सुखाड़ और अत्यधिक वृष्टि यानी कि अत्यधिक जो बारिश होती है वह बाढ़ का सिचुएशन आ सकता है, उसकी पूर्व सूचना पहले से ही मिल जाती है कृषक को। तो कृषक उस अनुरूप में अपनी खेती एग्रीकल्चर को अपना बढ़ावा, अगर मान लिया जाए कि कम बारिश होगी तो उस अनुसार से उस प्रकार के फसल का उत्पादन करेंगे जिसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी। मान लिया जाए कि काफी बारिश होने की संभावना है, तो इस प्रकार से हम पानी को एक तरह से स्टोर करने की, संरक्षित करने की, या पानी की निकासी करने के लिए सरकार या किसी प्रकार की सिस्टम के माध्यम से हम उसका प्रबंधन करेंगे, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत जगह पर हम वाटर मैनेजमेंट को कर सकते हैं। अब इसी पर मुझे एक याद आ गया कि भारत सरकार ने कहा है कि 1960 का हम सिंधु समझौता जो है पाकिस्तान के साथ तोड़ सकते हैं। अभी हाल में आतंकवादी, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैंने काफ़ी उस पर बेबाक टिप्पणी की है, बहुत अच्छे ढंग से उसके कौन से कॉजेज बिहाइंड हैं उसकी चीज़ें को रखा है। खैर अपनी विषय वस्तु पर हम आते हैं, उस चीज़ को भाई आप जब भी समय मिलेगा तो देखिएगा ज़रूर, और उससे आपको बहुत लाभान्वित भी होंगे। तो आपदा प्रबंधन को लेकर भी हो जाएगी। मान लीजिए कि मैंने अभी तुरंत ही बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से हो जाएगा कि कहां बाढ़ आने वाला है। आज भी देखे होंगे कि भारत सिर्फ अपने क्षेत्र के नहीं, पूरे एशियाई जो दक्षिण एशियाई कंट्री है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई कंट्री है, यह उसकी पूरी सूचना देता है कि कहां तूफान आने वाला है, कहां स्ट्रॉम आने वाला है, कहां जो है सुनामी आएगी, कहां जो है किस प्रकार की जो है मौसम संबंधी उथल पुथल होने वाले हैं, जिससे जान माल की क्षति ना हो। भारत को इन सैटेलाइट माध्यम के आधार पर यह एसेस प्राप्त है और इसकी यह सूचना अपने पड़ोसी राष्ट्रों को देता है। तो इसके कारण है कि भारत की एसेसिबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति भी बढ़ी है। और मैं ये बात कहता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, आईआर जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, उसको प्रगाढ़ करने में अपनी महती भूमिका भी निभाता है। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को आपको जोड़ने का प्रयास कराता है या आयोग या
ये आयोग आपसे यह डिमांड करता है कि किस प्रकार से आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझकर उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़कर, यानी कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से किसी देश के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रगाढ़ कर सकते हैं, या किस प्रकार से हमारी स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर होगी, स्वीकृति बढ़ेगी, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है। आगे ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं कि आप लेक्चर को पूरी तरह से सुनेंगे तो आपको यह बताया गया कि अगर आपसे आगने वाले एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, यही क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाए। क्योंकि अब जो है ब्रॉड चीजें पूछ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी का कोरिलेशन आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से कर रहा है, यानी कि आपकी दोनों पर समझ आपकी विकसित होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। तो आप कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे, हम ये जब हम लेक्चर सुन लेते हैं, मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को निर्धारित करने के लिए जरूरी है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति हो। यार अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति किस आधार पर हो सकता है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम यह सुविधा दे या एसेस देते हैं कि किसी प्रकार की आपदा संबंधी कोई भी अगर आपदा जैसी स्थिति विकट परिस्थिति आता है तो उसकी पूर्व सूचना उस देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रशासन को देते हैं, तो वहां जान माल की क्षति होगी और यह भी स्वीकृति बढ़ेगी कि यह जानमान को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंट्री है, तो इंडिया है। तो इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति बढ़ेगी। तो क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआर को प्रभावित नहीं कर रहा है क्या, यह प्रश्न ये भी आता है। तो यह प्रश्न की उत्तर निश्चित रूप से आएंगे, हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति बढ़ती है। आपको बताता हूं यूएसए की इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में क्यों है, क्योंकि देखते होंगे कि F-16 या बहुत सारे विमान या डिफेंस के इक्विपमेंट बहुत सारे देशों को दे रखा है। तो सिर्फ एक बार विमान देने से नहीं होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, उससे संबंधित मिसाइल लगते हैं, उससे संबंधित मेंटेनेंस या बहुत सारे कलपुर्जे की जरूरत पड़ती है। तो आप उस देश से संबंध आप बना के रखेंगे या बिगाड़ लेंगे, नहीं लिखाएंगे, या ना चाहते हुए भी आपको संबंध बना के रखने पड़ते हैं। यह होता है इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन अंडर द privilege of that type of treaty as an example of defense equipment treaty or etc and etc. How can influences the IR in that types? Give the all examples. तो आपको सारी चीजें क्लिस्टर क्लियर हो रहा है कि इससे भी कई प्रकार के प्रश्नों का जन्म भविष्य में हो सकता है, और यह ऐसी चीजें। अब सवाल होता है कि शहरी नियोजन को सर कैसे ये सहायक है, ये बता दीजिए। हम तो कृषि समझा दिए, आपदा प्रबंधन समझा दिए, कृषि नियोजन पर किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है भाई, माने शहरी नियोजन पर यानी कि सिटी प्लानिंग पर किस प्रकार से आपको, यानी कि अर्बन प्लानिंग, इसी को सिटी प्लानिंग भी कहा गया है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बिहार के स्तर पर बीपीएससी के द्वारा ही एक और नियुक्ति की जा रही है, सिटी प्लानिंग मैनेजर, जो काफी अच्छी पोस्ट मानी जा रही है। तो सिटी प्लानिंग मैनेजर यानी कि आप किसी शहर का प्रबंधन किस आधार पर करेंगे। भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है स्वच्छ शहर परियोजना, स्वच्छता की ओर, ये बहुत सारी अमृत योजना, बहुत सारी प्रोग्राम चल रही है। सभी शहरों का वर्गीकरण करके उसे मॉडिफाइंग करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जब हम शहर का नियोजन करते हैं, किसी भी शहर में प्रोजेक्ट रखते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं। उसका क्लाइमेटिक जोन को जानते हैं कि वो किस प्रकार के क्लाइमेटिक जोन में आता है। कहीं सिस्मिक जोन के डेंजरस जोन में तो नहीं आता है, वह भूकंप के ऐसी क्षेत्र में तो नहीं पड़ता है जिससे कि वहां पर स्ट्रक्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए तो उसे खतरा हो कि वह किसी प्रकार का, किस प्रकार से वह जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है कहीं धराशायी तो नहीं हो जाए। यानी कि उसमें बाढ़ से
सॉइल के स्ट्रक्चर से या उसके आबो हवा से, कल्चर से, संस्कृति से, उन सारी चीजों को देखकर सिटी का प्लानिंग उसी संस्कृति, उसी आबो हवा, क्लाइमेट का अनुरूप किया जाती है, तब वह जो हमारा प्लानिंग होगा वह बहुत ज्यादा कारगर होगा। मान लिया जाए, आपको बताता हूं, पहाड़ी इलाकों में मान लिया जाए कि पहाड़ी इलाकों में हम अगर मान लिया कि कोई शहर को स्थापना करना है, मान लीजिए कि वह किसी प्रकार का, मान लिया जाए कि वह पर्यटन स्थल हो और उसका विकास करना हो, तो जैसे मैदानी क्षेत्रों में घर का स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से अगर घर का स्ट्रक्चर बना देंगे तो हो सकता है कि वह प्लानिंग अपने आप में डेंजरस हो और इतना डेंजरस हो कि वह स्वयं ही प्लानिंग वह ह्यूमन के लिए, वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए खतरा का सौदा बन सकता है। तो प्लानिंग इस प्रकार से किया जाए कि वहां पर हल्की दीवारों की छत बनाया जाए और टिकाऊ बनाया जाए और सस्टेनेबल बनाया जाए और इस प्रकार से फ्लेक्सिबल भी बनाया जाए। यह सारे वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर उसका प्लानिंग किया जा सकता है, कहने का मतलब है। और हम उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के माध्यम से या फिर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि हाँ उस पर कोई किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देख सुनकर लगा होगा कि चीजें शुरू में लग रहा था कि हम इसको कैसे लिख पाए, लेकिन कितनी आसान लग रही है। जब इस लेक्चर को सुन लेते होंगे तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई आंसर, मॉडल आंसर आ गया है और उसी को मैं पढ़ के आया हूं और इसको मैं इसका वाचन कर रहा हूं। एक्चुअली ऐसे प्रश्न बहुत आईक्यू लेवल का आते हैं। जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में आप तब आते हैं जबकि आपकी बौद्धिक क्षमता और समझ साफ सुथरी और बहुत स्पष्ट हो, तभी हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। लेखन एक उत्कृष्ट कला शैली होती है और उससे ज्यादा उत्कृष्ट आपकी भाषा शैली और उससे से उद्बोधन होता है, जो शायद इंटरव्यू में आपकी इसी स्किल का वह अवलोकन करना चाहता है कि किस प्रकार से आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर अपने वक्तव्य के द्वारा, अपनी संपुष्टि के द्वारा, अपने जो लेखन शैली है या फिर व्यवहारिकता के स्तर पर जो बोधगम्य भाषा का प्रयोग करके आप जनता में आम स्वीकृति को पा सकते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आप बेहतर ढंग से संपादित कर पाएंगे। यह लेखन शैली का और अपनी भाषा शिल्पगत शैली का एक ना सिर्फ और सिर्फ इतना ही महत्व नहीं है, सिर्फ लेखन शैली तक नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जिंदगी में इसके बहुत सारे व्यापक पैमाने पर इसकी महत्ता है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर इस प्रश्न को आप उत्तर लिखने की स्थिति में नहीं है तो और के रूप में एक विकल्प भी दिया था बीपीएससी ने। क्या इन विकल्पों की विवेचना हम इस प्रश्न के माध्यम से कर पाते हैं? देखिए और समझिए कि इस प्रश्न में क्या पूछा था। ये लास्ट ही क्वेश्चन है। क्या बातें हैं, क्या बातें हैं, क्योंकि बहुत लोग वाईफाई के बारे में जानते हो कि व्यवहारिक चीजें हैं, सभी ने सुना है, समझ रखा है, सुन रखा है, लेकिन जब समझ उस आधार पर परीक्षा में लिखने की आती है तो शायद कलम की लेखनी रुक जाती है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम क्या वाईफाई से आप क्या समझते हैं। तो वाईफाई जो है वाई फर्टिलिटी होती है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। और आप क्या समझते हैं? वाईफाई जो होता है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ने की अनुमति देता है या संप्रेषण संदेश करने की अनुमति देता है और बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक, जैसे कि अगर मैं यहां व्याख्यान दे रहा हूं और व्याख्यान हमारे आपको दूरभाष यंत्र के माध्यम से या मशीनरी यंत्र के माध्यम से पहुंच रही है, उसमें कहीं ना कहीं वाईफाई का बहुत बड़ा योगदान है। और आप हमारे इस लेक्चर को घर पर रखकर बड़ी आनंद के साथ भले ही आवाज कर्णप्रिय लगे या ना लगे, लेकिन आपकी महती भूमिका के लिए होगा तो आप सुन रहे होंगे और बेहतर इससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। यह वाईफाई है जो एक लोकल नेटवर्क, एक एरिया में आपको एक जगह से दूसरे जगह संप्रेषण के माध्यम से
कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में वाईफाई का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। शिक्षा के रूप में हो सकता है, छोटे छोटे अगर आप देखते होंगे छोटे छोटे महिला स्वयं सहायता समूह चला रही होगी, अगर अपने ग्रुप में चला रही है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कह रहे हैं, वो वाईफाई से जुड़ सकती है। छोटे छोटे पुस्तकालय जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि कम्युनिटी का भी निर्माण हो सकता है छोटे छोटे ग्रुप पर। तो इस प्रकार से एक बहुत व्यापक ढंग से समाज को बदलने के लिए वाईफाई एक महती भूमिका निभा सकता है। अब तो वाईफाई एक बहुत प्रासंगिक हो चुका है और इसकी प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना है कि ये वाईफाई किस क्षेत्रों में, हालांकि इसके बहुत व्यापक संदर्भ में लिया जा सकता है, लेकिन यह व्यापक संदर्भ आपको हम कह दे कि सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षा के क्षेत्र में बताया था, लेकिन यह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है, और उच्च शिक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या बात है भाई, शिक्षा पर तो काफी बोल दिया, अब रहे कि अर्थव्यवस्था को कैसे व्यवहार कर। छोटे छोटे व्यापारी, किसान, छोटे छोटे, आप देखते होंगे कि किसान कॉल सेंटर है, तो किसान कॉल सेंटर में क्या होता है कि अपनी समस्या को रख सकते हैं, लेकिन वाईफाई से माने जो है किसान एक व्यापारी से जुड़ सकते हैं, या सरकारी किसी भी जो बहुत सारी एजेंसी है, जो सरकार की एजेंसियां हैं, जो सरकार को उचित ये किसानों से उचित कीमत देकर उसकी फसलों की खरीद फरोख्त करता है। तो ये सारी की सारी अगर वाईफाई से जुड़ जाए तो स्वाभाविक रूप से यह होगा कि तो क्रांति आ जाएगी, सभी को वाईफाई पर से जुड़े हुए रहेंगे, सारे एक दूसरे को, किसान एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो इस पर किसी प्रकार की पार्शलिटी नहीं हो जाएगी। और दूसरे नंबर बात, पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और जैसी ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ेगी कि नहीं, और जैसी आस्था बढ़ जाएगी यानी कि शासन और सत्ता में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और शासन और सत्ता में जैसी विश्वास बढ़ेगी लोकतंत्र मजबूत होगा, और जैसी लोकतंत्र मजबूत होगा यानी कि शासन में पारदर्शिता, यानी कि जिसे हम सुशासन कहना चाहते हैं, और सुशासन का पहला शर्त ही है पारदर्शिता। क्या यह शासन और पारदर्शिता लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगी? निश्चित रूप से करेगी, और यह जैसी ही यह करेगी लोगों की आय बढ़ेगी। जब इसमें लोगों व्यापार वाणिज्य से जुड़ जाएंगे, उनको ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, उनको लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की आय बढ़ेगी तो राज्य का अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और लोगों का अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। न सिर्फ व्यक्ति की आय बढ़ेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूती, यानी कि लोगों की अर्थव्यवस्था यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वाणिज्य व्यापार तेज हो जाएंगे, रोड बनेंगे, सड़क बनेंगे, बिजलियां आएंगी, लोगों की लाइफ स्टाइल बन जाएंगे, लाइफ स्टाइल बढ़ेंगे तो बहुत सारी सुख सुविधाएं उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए चाहिए, और उसके लिए क्या होगा, उन्हें चाहिए अब एसी, उन्हें चाहिए रेफ्रिजरेटर, उन्हें चाहिए सुख सुविधाएं की सारी चीजें, उन्हें चाहिए अध्ययन के लिए पुस्तकालय, उन्हें चाहिए बहुत सारी जीवन की मूलभूत सुविधाएं की आवश्यकताओं के अलावा लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाली वे सभी चीजें। इसके लिए इनहांस करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। रोड बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, कल कारखाने का निर्माण होगा, जो इनकी आवश्यकताओं के लिए जरूरी है उनका निर्माण होगा, सारे के सारे एक न एक रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा सर्वांगीण रूप से। वही वह पूछ रहा है, लेकिन एक वाईफाई किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है इकोनॉमी को, इन सारी चीज की चर्चा करना होगा।
और उच्च शिक्षा से तो डायरेक्ट संबंध है। हम घर बैठे हुए कम कीमत पर, मामूली से कीमत पर किसी शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़े शिक्षक और विद्वान से विद्वान शिक्षकों को हम लेक्चर बड़ी आसानी से और बड़े बोधगम्य भाषा में अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अपने दूरभाष यंत्र से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, संवाद भी कर सकते हैं। यानी कि यह हो जाएगी कि शहर अब शहर नहीं रहे, ग्राम अब ग्राम नहीं रहे, दूरियां मिटती चली गई, एक दूसरे के सन्निकट आ गए। अब हम यह न कहेंगे शहर शहर और गांव गांव, यह दूरियां अब मिटकर एक हो गए और यह समरस भारत को स्थापना करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सब कुछ विवेच्य का विषय है। आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास एक प्रशासनिक स्तर पर इसी प्रकार से होना चाहिए जिसके इम्पैक्ट आपकी बौद्धिक क्षमता और पड़ने वाले प्रभावों पर आपकी समदृश्यता नहीं होगी। आप बेहतर प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनेंगे? यह लेखन शैली और बौद्धिक क्षमता का विकास यही आकलन करना चाहता है कि आपने की सोचने की शक्ति कहां कहां है। यह न कि कभी किताब में मिलेगा, न किसी नोटबुक्स में मिलेगा और न आपकी जीवन के जिस पहलुओं में आप रह रहे हैं न वहां सीख मिलेगी। यह सीख मिलेगी ओनली दिस चैनल। इस चैनल पर आइए और आप अपने मित्रों को समझाइए। हर दिन एक नई पहलू के साथ जुड़ते हैं, एक नई व्याख्यान के साथ आपके साथ जुड़ते हैं और तेजी से इसको ग्रोथ करवाइए इस चैनल को और तेजी से यह बताइए यहां जो दी जाती है वही सत्य है और सत्यम ब्रूयात, सत्य ही बोला जाता है। किसी एजेंडा या फिर एजेंडाधारियों का यह चैनल नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आपको विराम दिए जा रहा हूं, लेकिन यह व्याख्यान और यह पूरे प्रश्नों को सॉल्व कराने और डिस्कशन कराने की शैली अगर आपको अन्य कहीं जगह पर लगा होगा तो सूचित कीजिएगा। लेकिन मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि यह सिर्फ इसका उत्तर बता देना काफी नहीं था। अगर इस शैली में आपके अगर लिखे होंगे निश्चित रूप से आपकी जो रैंकिंग होगी 1 to 100 में होगी। यह इंटरव्यू भी माने नहीं रखेगा अगर इस लेखन शैली पर आपकी लेखन शैली रही होगी। खैर, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और आगे मैं अन्य टॉपिक को लेकर भी आऊंगा, वो पॉलिटी के सेक्शन हो या फिर हिस्ट्री के सेक्शन हो। अगर और भी शिक्षक उपलब्ध रहे तो निश्चित रूप से आएंगे। आप इसे मुझे सूचित कीजिए कि यह आपको कितना आनंददायक पहुंचाया है। अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे एपिसोड को लेकर मैं अन्य विषय वस्तुओं पर भी लेकर डिस्कशन करूंगा। आज मैं इसका डिस्कशन कराया हूं साइंस टेक को लेकर, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय को लेकर। जय हिंद, जय भारत। ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके दिन बेहतर हो। चलिए।